हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडी लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, जैसे KVS, NVS, DSSB, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और डिफरेंट स्टेट एग्जाम में जहाँ पे इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर किया जाता है। तो उन सभी एग्जाम्स में जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपका एक क्विक रिविजन भी हो सके, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और जैसे कि आप जानते हैं, UGC नेट जून का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नियर अबाउट है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू केन्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो क्या उसकी वजह से इनकम का कम प्रपोर्शन हम खर्च करते हैं? क्या ये बात ठीक है? यस। केन्स कहते थे कि जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसकी सेविंग टेंडेंसी बढ़ने लगती है। उस केस में वो इनकम का कम प्रपोर्शन जो है वो कंज्यूम करना पसंद करता है। यानी ये केन्स का एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन था, जहाँ पे सिंपल उसने बताया कि जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती है वो इनकम का थोड़ा ज़्यादा प्रपोर्शन सेव करने लगता है, ऐसे में वो इनकम का कम प्रपोर्शन कंज्यूम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, नहीं होती। ट्रांसफ़र पेमेंट होती है एक तरीके से वन साइडेड पेमेंट। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं। मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। यानी भले ही आप कोई काम कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपको अलाउंसेस प्रोवाइड करे। इट इज़ अ वन साइडेड पेमेंट, यानी गवर्नमेंट आपको दे रही है, बट ज़रूरी नहीं उसके बदले आप गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करो। तो ऑब्वियसली इस टाइप की पेमेंट से किसी तरीके का गुड्स एंड सर्विस तो नहीं बना ना, किसी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो क्या ऐसी इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड होगी? नहीं, ना तो नेशनल इनकम इंक्लूड होगी, ना ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम हो किसी में भी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम इंक्लूड होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी इनकम इंक्लूड होती है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स वो इनकम जो फैक्टर्स लगा के अर्न की गई है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, काम करके यानी सर्विस प्रोवाइड करके, गुड्स को प्रोड्यूस करके अर्न की जाती है, वो सब नेशनल इनकम इंक्लूड होगी। बट ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट एग्जाम में 2015 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVS में भी पूछा गया है कि फिलिप्स कर्व जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? तो अब याद रखना, फिलिप्स कर्व जो है वो दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। याद करिए, जब आप फिलिप्स कर्व बनाते हैं तो आप हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रखते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं? इन्फ्लेशन रखते हैं। तो A.W. फिलिप्स जो थे इकोनॉमिस्ट, A.W. फिलिप्स, उन्होंने फिलिप्स कर्व दिया था और उन्होंने फिलिप्स कर्व के थ्रू बताया रिलेशनशिप किसके बीच में? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। यहाँ पर फिलिप्स कर्व जो A.W. फिलिप्स थे, उन्होंने बताया कि फिलिप्स कर्व जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है या फिर इन्वर्सली रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस फिलिप्स कर्व को A.W. फिलिप्स ने दिया था, और फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव एंड इन्वर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केन्स इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड ऑन विच टू फैक्टर्स? केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कौन से दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ठीक है, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया और KVS में भी 2018 के पेपर में पूछा गया था। केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो कौन से दो फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकेंड है यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्लेट्स की इक्वेशन डील्स विद द डिकम्पोजिशन ऑफ, जो स्लेट्स की इक्वेशन है वो किसको डिकम्पोज करता है? ठीक है, स्लेट्स की इक्वेशन किसको डिकम्पोज करता है? तो स्लेट्स की इक्वेशन डिकम्पोज करता है प्राइस इफेक्ट को दो इफेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो कैसे लिखते हैं आप? प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि एक डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट क्या होते हैं? मोनोपोलिस्ट यानी सिंगल सेलर मार्केट में होता है, पूरी मार्केट को कैप्चर करता है और वो ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है मार्केट के अंदर। फर्म भी वही होता है और इंडस्ट्री भी वही होती है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना रेलवे की नेचुरल मोनोपोली है वो वाला। अब वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या है? जहाँ पर मोनोपोलिस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, यानी वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि एक डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट जो है वो किस मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, यानी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, हायर होगी, लोअर होगी, या कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा, एक डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोलिस्ट जो है वो ज़्यादा प्राइस सिर्फ तभी चार्ज कर सकता है जब उस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होने का मतलब क्या है? कि उस मार्केट में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, यानी वो उसके प्रोडक्ट को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। तो जब उस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी तो वो मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है? उस मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी उस मार्केट में ये मोनोपोलिस्ट ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। लेकिन जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, यानी कंज्यूमर छोड़ सकता है उसके प्रोडक्ट को, उस केस में क्या वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा? नहीं करेगा। उस केस में वो कम प्राइस चार्ज कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले यहाँ पे कई बार और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसने डेवलप किया था पहली बार? तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था जो एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक ने डेवलप किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस इंडेक्स को महबूब उल हक ने डेवलप किया था। बट हर साल इस इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है? हर साल इंडेक्स को प्रिपेयर करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस इंडेक्स को पहली बार डेवलप किया था महबूब उल हक ने, बट हर साल इस इंडेक्स को प्रिपेयर कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपसे पूछा जाता है कि HDI रैंक में नंबर 1 कौन है? सबसे अच्छी कंट्री कौन है जहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है? सबसे टॉप पर कंट्री है नॉर्वे। बहुत समय से नॉर्वे है जो नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है जहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बेस्ट है। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से कर लेना। अब क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन से 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है? तो 3 पैरामीटर्स है। पहला है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी ऑन एन एवरेज एक कंट्री में लोग कितने साल तक सर्वाइव करते हैं। दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, या कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वहाँ का, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेजर किया जाता है? रियल जीडीपी पर कैपिटा से, ठीक है। तो 3 पैरामीटर याद रखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशनल अटेनमेंट, एंड तीसरा हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इज़ मेजर्ड बाय द रियल जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पहले भी जो KVS के 2018 के एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कौन से 5 ईयर प्लान में की गई थी? पहली बार इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, आपकी कंट्री में जो है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इनकम ज़्यादा आ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी उस ग्रोथ का फ़ायदा सोसाइटी में लास्ट सेक्शन तक होना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है बट जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव, यानी उसका बेनिफिट सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कौन से 5 ईयर प्लान में की गई थी? इसकी बात की गई थी 11th 5 ईयर प्लान में। 11th 5 ईयर प्लान जो कब से कब तक था पूछा जाता है, ये था आपका 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि लास्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का कौन सा रहा? तो लास्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का था आपका 12th 5 ईयर प्लान। और 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा? ये रहा 2012 से लेके 2017 तक। इस 5 ईयर प्लान का क्या मोटो था? इस 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। 12th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। याद रखिएगा जो लास्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया का, उसका मोटो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब आज की जनरेशन को फ़ायदा हो, आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा हो। एंड मोर इंक्लूसिव का मतलब क्या है? उस ग्रोथ का बेनिफिट जो है वो सभी लोगों तक पहुँचो, तब हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। एंड फिर क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया और कि इस 12th 5 ईयर प्लान को किसने रिप्लेस किया, मतलब बेसिकली 12th 5 ईयर प्लान नहीं, इस 5 ईयर प्लान को किसने रिप्लेस किया। तो इस 5 ईयर प्लान को जो है वो रिप्लेस किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग द्वारा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, देखिए 5 ईयर प्लान कौन बनाता था, 5 ईयर प्लान बनाने का काम था प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का, जहाँ पे आप पढ़ते थे कि जो स्टेट के जो सीएम होते थे या यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भी लोग थे जो इसके मेंबर हुआ करते थे और वो सब मिलकर इस 5 ईयर प्लान को कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी प्लानिंग कमीशन की। तो जैसे ही 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, प्लानिंग कमीशन भी खत्म हो गया। तो इस 5 ईयर प्लान को किसने रिप्लेस किया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ने। सेम, जब 5 ईयर प्लान ही नहीं रहा तो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, ठीक है। तो जब प्लानिंग कमीशन ही रहा तो प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या आया, पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या आया। प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग कब आया, क्वेश्चन आता है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को लाया गया। एंड इस नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछी जाती है, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। ये कब आया, 1 जनवरी 2015 में आया, ठीक है। एंड इस नीति आयोग का मेन फोकस किस पे है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। ये कैसी बॉडी है, इट इज़ अ थिंक टैंक बॉडी। ये क्वेश्चन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि जो एलपीजी मॉडल लाया गया था इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए, जो एलपीजी मॉडल लाया गया था उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है। यानी जो एलपीजी मॉडल था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस एलपीजी मॉडल का क्रेडिट किसको दिया जाता है। यानी आप जानते हैं ना कि 1991 से पहले इंडिया में एलपीजी पॉलिसी कब लाई गई थी, 1991 में, 23 जुलाई 1991। इससे पहले इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं था। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, कोई भी लिबरल नहीं था। आज के टाइम पे तो आप कोई भी काम करना चाहते कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उस टाइम तो लाइसेंस राज सिस्टम चलता था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, प्राइवेट तो फ्री होकर काम ही नहीं कर सकता था, सब कुछ पब्लिक के पास था। ग्लोबलाइज नहीं थे हम ट्रेड नहीं करते थे, हम एक्सपोर्ट तो करना चाहते थे बट इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके लिए हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाते थे, टैरिफ लगाते थे, कोटास लगाते थे और इंपोर्ट को रोकते थे। बट 1991 में हमने इस एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। तो एलपीजी पॉलिसी कौन लेकर आया, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम पे हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे और इसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा क्रेडिट जो है उनको जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर में है कि टॉबिन टैक्स क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आप यूजीसी नेट में तो 2-3 से बार पूछा गया है टॉबिन टैक्स क्या है। तो टॉबिन टैक्स का मतलब टैक्स जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रांजेक्शन पे लगता है। यानी जब हम भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन पे हमें ये टैक्स पे करना पड़ता है, वो कहलाता है आपका टॉबिन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डेफिसिट बजट, कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसके रेवेन्यू से ज़्यादा है। इस केस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन डेफिसिट को यानी उन घाटों को, उन एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट कैसे कर रही है, टैक्सेस लगा रही है लोगों पे। तो इस टाइप का बजट क्या कहलाएगा, इस टाइप का बजट कहलाएगा सरप्लस बजट। क्या कहलाएगा, सरप्लस बजट। 2015 के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, जनधन योजना कंसर्न, जो जनधन योजना प्रोग्राम लाया गया था 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस जनधन योजना का कंसर्न किस पर है, तो इनका कंसर्न था बैंक डिपॉजिट पर, ठीक है। यानी बेसिकली इसको शुरू किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पस से। पहले लोग सेव नहीं करते थे या बैंकिंग हैबिट्स नहीं थी लोगों में, गाँव में लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे, लोग घरों में पैसा रखते थे। तो लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट डेवलप हो, लोग बैंक जाके पैसे को सेव करें, बोरो करें। तो उसके लिए जो है जनधन योजना को शुरू किया गया था, यानी बेसिकली बैंक डिपॉजिट के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। याद रखिएगा ज़रा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, 2 टाइप की एरर्स होती है। तो टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 1 एरर कहता है कि जो चीज़ सही है, यानी टाइप 1 एरर में कहता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा जब वो ट्रू है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी अगर वो सही है तो रिजेक्ट हो जाएगा। जबकि टाइप 2 कहता है कि व्हेन इट इज़ फॉल्स, जब वो फॉल्स है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। टाइप 1 एरर का मतलब क्या, वो चीज़ सही थी लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 क्या कहता है, गलत था बट फिर भी आपने उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस करे। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही सीरीज़ को जारी रखेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो
देखिए क्वेश्चन ना कुछ नए नहीं आते, क्वेश्चन सेम होते हैं यूजीसी नेट में अलग अलग। तो आप जितना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, आप सोचिए कि मैं केवीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ केवीएस के पेपर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन तो सेम, क्वेश्चन क्या होते हैं अलग अलग एग्जाम से उठाए जाते हैं, क्वेश्चन कोई नए नहीं होते, इतने क्वेश्चन नहीं होते उनके पास फ्रेम करने के लिए। तो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से ही लिए जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।